नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 6 वेवर्स, आयरन मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओवन्स ये वाला चैप्टर डिस्कस किया था, जिसके अंदर वेवर्स और जो इंडिया का जो टेक्सटाइल सिस्टम था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप? तो किस तरह का कपड़ा था जिसकी यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट थी? तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल विच वर ऑफ फाइन क्वालिटी एंड इंट्रिकेट डिजाइन हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। तो जो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जामदानी? जामदानी क्या था? जामदानी इज अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन लूम्स। सच मोटिव्स वर यूजुअली मेड इन ग्रे एंड व्हाइट। तो एक ऐसा कपड़ा था जिसकी जो किनारियों के ऊपर डेकोरेटिव किया जाता था, जो कि ग्रे और व्हाइट कलर के अंदर हमें मिलता था, उसको जामदानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बड़ाना? तो बड़ाना था वो क्या था? अ प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड इज कॉल्ड बड़ाना। तो ये एक ऐसा कपड़ा था प्रिंटेड जो कि हेड या फिर नेक के लिए यूज किया जाता था। वो आर द अंगारिया? तो अगारिया कौन थे? अगारिया आर ए कम्युनिटी फ्रॉम छत्तीसगढ़। दे वर द एक्सपर्ट आयरन मेटल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छत्तीसगढ़ के अंदर एक कम्युनिटी थी जो कि एक्सपर्ट आयरन मेटल्स थे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड चींट कम्स फ्रॉम द वर्ड चींट। टीपू's स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ वुडन स्टील से बना हुआ था। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। जो इंडिया का टेक्सटाइल था वो 18th सेंचुरी के अंदर डिक्लाइन होने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज? तो जो विभिन्न नाम के टेक्सटाइल थे वो किस तरह से अपनी हिस्ट्री बताते हैं। मैनी वर्ड इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज इन करंट यूजर्स शो द प्रूफ ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो उस टाइम पे जो वर्ड यूज किए जाते थे वो अपने आप में हिस्ट्री बताते थे। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड मुस्लिन वाज यूज्ड टू रेफर टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल। तो ये जो वर्ड था मुस्लिन, ये जो फाइनली वोवन टेक्सटाइल था उसके लिए यूज किया जाता था। दिस वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मोसूल विच इज प्रेजेंट डे इराक। जो कि इराक के अंदर है, उसी से ये ओरिजिनेट हुआ था। दिस वाज द प्लेस वर यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकम अवेयर अबाउट फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। तो वहीं पे उन्होंने ये इंडिया का जो कपड़ा था पहली बार देखा था। द अरब मर्चेंट्स यूज्ड टू ब्रिंग फाइन कॉटन क्लॉथ इन मोसूल। तो जो अरब के मर्चेंट थे वो जो बढ़िया जो कॉटन का क्लॉथ था उसको मोसूल से खरीदते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द होल एंड सिल्क प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी? तो अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड के लोग थे या प्रोड्यूसर थे सिल्क के, वो प्रोटेस्ट क्यों करने लगे कि जो इंडिया का टेक्सटाइल है उसे यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर ना लाया जाए। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी द वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड वर वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, हेंस दे बिगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो वो जो इंडिया का कपड़ा था उस टाइम के अंदर बहुत फेमस हो गया था और उनका जो लोकल कपड़ा था वो वहां पे नहीं बिक रहा था, इसलिए वो वरीड थे इसको लेके और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया? तो जब कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन के अंदर बनने लगी तो जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे टेक्सटाइल के उसको किस प्रकार से अफेक्ट किया? द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन वेरियस वेज। तो बहुत सारे वेज के अंदर या बहुत सारे तरीकों से इफेक्ट किया जो इंडिया के लोग थे उनको। ब्रिटिश टेक्सटाइल वर नाउ गिविंग कंपटीशन टू द इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। तो जो ब्रिटेन का कपड़ा था अब वो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर बिकने लगा, जो कि काफी सस्ता था। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज इन इंग्लैंड मेड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। जो इंग्लैंड के अंदर इंडिया का कपड़ा जाता था उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगने लगा, इस कारण वहां पे कपड़ा बेचना मुश्किल हो गया। Thus the British manufactures cotton textile outside the Indian textile from their traditional markets in Africa, America and Europe by the beginning of the 19th century। तो 19th सेंचुरी के आते आते जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कॉटन था वो वहां पे ज्यादा बिकने लगा। वो जो इंडिया का टेक्सटाइल था उसकी अब मार्केट खत्म होने लगी अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। 9th क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंडियन आयरन मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी? तो 19th सेंचुरी के अंदर
अंदर जो इंडिया की आयरन इंडस्ट्री थी वो किस प्रकार से खत्म होने लगी, किस प्रकार से उसका डिक्लाइन होने लगा। तो इंपोर्ट ऑफ स्टील इन गोज फ्रॉम ब्रिटेन ग्रेजुअली लेड टू डिक्लाइन और द इंडियन आयरन मेल्टिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी। तो इसके एक तो इसका मुख्य कारण ये था कि जो ब्रिटेन था वहां से इंपोर्ट किया जाने लगा जो स्टील था वो। सेकंड, द न्यू फॉरेस्ट लॉ वर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस बिकॉज फाइंडिंग वुड एंड चारकोल वाज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट। तो न्यू जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए उसके अंदर जो फॉरेस्ट थे उन्हें रिजर्व कर दिया गया, वहां तक जो आम लोग थे उनकी पहुंच खत्म कर दी गई, इसलिए जो लोग थे उनको चारकोल और जो लकड़ी थी वो नहीं मिलती थी। न्यू फॉरेस्ट लॉ आल्सो रेस्ट्रिक्ट दी मेटल्स असेस टू आयरन ओर माइंस। तो अब वो जो कच्चा ओर था, कच्चा जो आयरन ओर था उसको असेस करने के लिए भी जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे। तो इन कारणों के कारण 19th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो खत्म होने लग गई। 10th क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो जो इंडिया की इंडस्ट्री थी जब वो डेवलपमेंट हुई तो उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम आने लगी शुरू के ईयर्स के अंदर। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम इन द फर्स्ट फ्यू दशक ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, कंपीटिंग द चीप टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन वाज डिफिकल्ट। तो जो ब्रिटेन से सस्ता कपड़ा यहाँ पे आने लगा उसके साथ हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। द गवर्नमेंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज प्रोटेक्ट देयर लोकल इंडस्ट्री बाय हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज। और जो बाहर की जो यूरोपीय कंट्रीज थी अब वो यहाँ से जो कपड़ा जाता था उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाती थी, यानी कि हैवी टैक्स लगता था, तो हमारा कपड़ा वहाँ पे काफी महंगा बिकता था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया डिड नॉट प्रोवाइड सच प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बाहर से कपड़ा आता था उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया, इसलिए वो काफी सस्ता था। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी इंडियन इंडस्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैव टिस्को एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो टिस्को था जो कि आयरन उद्योग था उसका एक्सपेंड कैसे हुआ। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार चेंज द सिचुएशन, स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन वाज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मीट द डिमांड ऑफ वार। तो वहां पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उसके अंदर बहुत से जो आयरन था वो चाहिए था जो कि ब्रिटेन था वो पूरा नहीं कर पा रहा था। एज अ रिजल्ट द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को टू सप्लाई ऑफ रेल। तो जो इंडिया का टिस्को था उसको रेल सप्लाई करने के लिए कहा गया। द टिस्को आल्सो प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरीज व्हील फॉर द वार। तो वार के लिए जो रेलवे के व्हील्स थे, जो अन्य पदार्थ थे जो वार में यूज होते थे, उनके लिए डिमांड होने लगी। बाय 1990 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बोइंग 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर बाय टिस्को। तो 1990 तक जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने जो स्टील खरीदा वो 90% जो स्टील था वो टिस्को से खरीदा। ग्रेजुअली टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो उस टाइम पे जो स्टील इंडस्ट्री थी इंडिया की टिस्को वो काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी। फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो मसलिन या मलमल, सूती कपड़ा, छींट और जो बारीक मलमल था, इस तरह के कपड़े की यूरोप के अंदर काफी डिमांड थी। सेकंड क्वेश्चन, जामदानी क्या है। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करगे से सजावटी चिन्ह बने होते हैं। इसका रंग प्राय स्लेटी और सफेद होता है और इसमें सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। बंगाल में ढाका और श्योक पर्यात यानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। थर्ड, बंडाना क्या है। बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुल्लूबंद के लिए किया जाता है। तो ये सिर्फ एक लाइन ही आपको राइट करनी है आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, अंगरिया कौन होते हैं। अंगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था जो मध्य भारत के गाँव में रहते थे तथा लोहा गलाने की कला में निपुण थे, जो कि महाराष्ट्र के वासी थे। रिक्त स्थान भरे। अंग्रेजी का शिष्ट शब्द हिंदी के डैश शब्द से निकला है, छींट से। टीपू की तलवार डैश से बनी सी, तो वुडज जो स्टील था उससे बनी थी। भारत का कपड़ा निर्यात डैश सदी में गिरने लगा, तो 19वीं सदी में जो भारत के कपड़े का निर्यात था वो गिरने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है। तो अंग्रेजी की छींट शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है।
जो बंडा शब्द था, इसका प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुल्लूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। ऐसे ही जो मलमल या फिर मसलिन शब्द का प्रयोग इराक के मोसूल शहर के आधार पर है। यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई का कपड़ा देखा तो उन्हें मसलिम कहने लगे। 7वां क्वेश्चन, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया? इसके कई कारण थे। इंग्लैंड में नया नया कपड़ा कारखाने खुले थे। अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में केवल अपना ही कपड़ा बेचना चाहते थे। इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान थे। अब सफेद मलमल या बिना मोड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छाप जाने लगे। तो भारतीय कपड़े की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर इंग्लैंड का जो लोकल कपड़ा था वो नहीं बिक रहा था। इसी कारण उन्होंने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास में भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? तो इसके कई प्रभाव पड़े, जैसे अब भारतीय कपड़े का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से कंपटीशन करना पड़ता था। भारत में इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन हो गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन में कपास उद्योग का विकास हुआ उससे जो भारत का कपड़ा उत्पादक है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हो गया? इसके कई कारण से, जैसे औपनिवेशिक सरकार ने नए वन कानूनों ने वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगने के कारण लौह प्रगलों के लिए कोयला बनाने के लिए लकड़ी मिलना बंद हो गई। यानी कि जो वन के नए नियम बने उनसे जो लोग थे उनको लकड़ी जंगलों से मिलनी बंद हो गई। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लौह और इस्पात का आयात होने लगा, जिसके कारण जो स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी टैक्स देने पड़ते थे, जिससे उनकी आय में कमी आ गई। और दूसरा, जो नए जो वनों के कानून बने उनसे जो कच्चा लोहा था वो भी जंगलों से प्राप्त होता था। जंगलों के अंदर उनकी खदानें थी तो वो भी उनको मिलना बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वस्त्र उद्योगों को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? तो इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। अधिकांश देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचा रही थी, परंतु भारत में औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी। 1880 तक भारत के सूती कपड़ा पहनने वाले लगभग 2/3 लोग ब्रिटेन में बना कपड़ा पहनने लगे। तो इस तरह जो भारतीय उद्योग थे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादक बनाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? तो सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात की खपत यूरोप में युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए होने लगी। भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और भारतीय रेलवे भी पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को पर आश्रित हो गया। औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया। औपनिवेशिक सरकार 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को खरीद लेती थी और कुछ समय बाद टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। तो इसी कारण से जो टिस्को था, जो कि भारतीय उद्योग था लोहे का, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी इन्हीं कारणों के कारण। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।